गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। और यहाँ पर आज हम लेक्चर 4 में पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर 4 में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने बात कर ली थी साइज या एटॉमिक साइज की, जो जब हम बात कर रहे थे उसकी बात की थी, उसका पीरियोडिक वेरिएशन देखा। उसके बाद हमने दूसरी प्रॉपर्टी देख ली थी जिसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी बोला, और उसका भी पीरियोडिक वेरिएशन देखा और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी हमने देख ली थी। अब जो है लेक्चर 4 है, इसमें हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करने वाले हैं। ये एक हिसाब से मान सकते हैं कि हमारे आयनाइजेशन एनर्जी का जस्ट उल्टा टाइप का होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, आयनाइजेशन एनर्जी में जब हमने बात की तो हमने वैलेंस शेल से क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा रहे थे। ठीक है, तो क्या करना पड़ रहा था, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन था। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही थी ताकि वो अट्रैक्शन ब्रेक हो और वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो वो क्या, इस वजह से वो कैसी प्रोसेस थी, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। और उस बेस पर हमने देखा था कि अगर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन है तो इस वजह से हमें उतनी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जो कि अलग अलग फैक्टर के हिसाब से हमने कंपेयर की थी। जैसा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फैक्टर था, उसके बाद हमने न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर देखा, कॉन्फिगरेशनल फैक्टर देखा, तो और इसके साथ हमने एग्जाम्पल भी किए। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लविंग होना या किसी चीज़ को चाहना, एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर माना हम, जैसे हमने बोला था कि ये हमारे पास एटम है और इसका वैलेंस शेल था, वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो ये कौन है, हमारे पास कोई क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो हम क्या कर रहे थे अभी तक, आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे थे, इस बाहर से हम एनर्जी दे रहे थे और एनर्जी दे करके इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, इस एनर्जी मिलती थी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन को आयनाइज, एटम को आयनाइज कर रहे थे बाय द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। अब हमें क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट करना है। अब हम इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहे हैं वैलेंस शेल में, अभी तक रिमूव करवा रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी के केस में। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल पे, इनमें हम क्या कर रहे हैं, बाहर से क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को इस वैलेंस शेल पे एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या, मोस्टली जनरली जब हम पहला इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वैलेंस शेल पे आकर के आ जाता है। मतलब यहाँ पर जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर जाता है। तो क्योंकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हम एंटर करवा रहे हैं तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको हम बोलेंगे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जब भी अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉन पहला वाला एंटर करवाएंगे किसी भी वैलेंस शेल पे किसी एटम के, तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। इस वजह से नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। अभी हम देखेंगे किसी केस में ये अट्रैक्शन कम होता है, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, ये न्यूक्लियस इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और इसके वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेता है। तो क्योंकि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रखा है, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही होगी। क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी। तो जनरली हम क्या बोलते थे, जब भी पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन हो रहा है और एनर्जी बाहर निकल रही होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट बोलेंगे। तो पहले इसी चीज को हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई, वो सब एंथैल्पी के अंदर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम आइसोलेटेड गैसियस एटम ले रहे हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे बात हो रही होगी, इस वजह से हम इसको एंथैल्पी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, माना मेरे पास कोई एक एटम था M, वो भी गैसियस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर रखा है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M माइनस में। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये यूनि नेगेटिव बन गया। और क्या हो रहा होगा, प्लस क्या हो रहा होगा, एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही होगी। ठीक है, तो डेल्टा H वैल्यू क्या आता है, नेगेटिव आता है, मोस्टली लिख रखा है। ज्यादातर क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होता है। और ये कैसी प्रोसेस होती है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है
द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज मोस्टली एनर्जी रिलीज, ठीक है, ज़्यादातर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादातर एटम्स के केस में एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द एंट्रेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक हमने आइसोलेटेड गैसियस एटम ले रखा था, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में हम वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस में। तो यहाँ पर हमें जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे रहे थे तब वो बाहर निकल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं तो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में नॉर्मली अट्रैक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हम बाद में फिर फैक्टर्स जो भी होगी या जो भी कंपैरिजन होगा वो इजीली समझ में आएगा। तो ये चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो नॉर्मली क्या होता है, न्यूक्लियस उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल देंगे और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एक हमने ले लिया कोई भी एलिमेंट m ले लिया, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाया, तो इसको हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट EF1। और ये कैसी प्रोसेस होती है, हमने बोला क्योंकि न्यूक्लियस उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये बन गया M-, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एनर्जी क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो जा रहा है, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो जा रही है। अब क्या होगा, अगर माना ये जो यूनी नेगेटिव बन गया है आयन, ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में ही होगा, इसमें हम क्या कर लें, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बार माना हमने एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवा दिया था, यहाँ पर माना ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो ये कैसा बन गया, अब M- बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करें, इस M- पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना चाहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, EA2 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड। तो ये कैसी प्रोसेस होती है, अब देखिए यहाँ पर पहली बार में तो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया क्योंकि यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन था नहीं। अब क्या होगा, अब जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन हम एंटर करवाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फिर से सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आने पर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, इस रिपल्सन की वजह से क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, देनी पड़ेगी। तो इस वजह से अब हम एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, कभी भी सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। इस वजह से जो हमारा EA2 है वो कैसी प्रोसेस है, वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हमेशा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही थी, क्योंकि वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे थे, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे थे तो हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, इसलिए वो कैसी थी, वो कैसी थी, वहाँ पर हमें एंडोथर्मिक प्रोसेस थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन खुद ही एक्सेप्ट हो जा रहा है तो इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी बार में क्या हो रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम एंटर करवा रहे हैं तो ऑलरेडी जो पहले हमने इलेक्ट्रॉन दिया था वो और जो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच में या फिर और भी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। इस वजह से हमें अगर जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी बात होगी कि इसका मतलब ओवरऑल बात ये है कि जो EA1 होता है, EA1 होता है वो क्या होता है, EA1 की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, वो हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि नेगेटिव होगी, यानी कि ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। और जबकि EA2 में क्या हो गया, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो नहीं रहा है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि ये कैसा होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर EA1 और EA2 दोनों अलग अलग टाइप के प्रोसेस हैं।
पहली वाली क्या है, अब खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जा रहा है, जनरली ऐसा ही होता है, कुछ केस में नहीं होता, वो हम देखेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप एक्सेप्ट हो जा रहा है और न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। दूसरी बार में क्योंकि यूनि नेगेटिव आयन बन चुका है वो, अब क्या होगा, वो नहीं चाहेगा न्यूक्लियस भी एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बन चुका है, तो वो अपने वैलेंस शेल पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा फिर से। तो इस वजह से अगर हम फिर से एंटर करवाना चाहेंगे तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इस वजह से वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें होगी EA1 और EA2 की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जनरल बातें हमने कर ली कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल पे हमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना होता है तो हमें बाहर हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, या फिर उसमें जो भी एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जो भी होता है वो हमने दोनों प्रोसेस देख ली, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो भी एनर्जी का चेंज हुआ वो हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दिया। फर्स्ट वाली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ES2 क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, ठीक है। सेकेंड वाली EA2 जो होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रिपल्सन होगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और ऑलरेडी प्रेजेंट जो भी इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग EA वैल्यू, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को। देखिए जैसे हमने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस किया था, सिमिलर वही फैक्टर क्या करते हैं, इसको भी इफेक्ट करते हैं, और उसी तरीके से हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फैक्टर को, ठीक है। तो पहला फैक्टर हम यूज करेंगे कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर माना जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो क्या होता है, साइज ऑफ द एटम भी बढ़ता है। तो क्या होगा, माना हमारे पास कोई एक एटम ये है जिसमें केवल 2 सेल हैं, और एक कोई एटम ये है जिसमें 3 सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, अब जनरली हम जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट की बात करेंगे, जब तक हमको बोला ना जाए सेकंड के बारे में। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर ये छोटा एटम है और इसके वैलेंस शेल इसके अप्रोच में है, तो यहाँ पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन एंटर करवाएंगे तो ये आसानी से क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा क्या होगी, मोर एनर्जी क्या होगी यहाँ पर से रिलीज होगी, मोर एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, EA हाई होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन एंटर करवा रहे हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा भी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा नहीं, यहाँ पर लेस अट्रैक्शन होगा। तो लेस अट्रैक्शन अगर होगा तो लेस एनर्जी रिलीज होगी, इस वजह से क्या होगा, EA वैल्यू भी क्या होगी, लो होगी, EA वैल्यू भी क्या होगी, लो होगी या लेस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। EA वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। देखिए इसका रीजन मैंने क्या बताया, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड फैक्टर की, जो कि है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज ही हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की या जेड इफेक्टिव के। इसका मतलब क्या है कि अगर माना न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, न्यूक्लियस पर जितना ज्यादा चार्ज होगा या जितना ज्यादा प्रोटॉनों का नंबर होगा, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। तो उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो इस वजह से उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू
जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगला फैक्टर है शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शिल्डिंग इफेक्ट हमने क्या बोला था कि इस न्यूक्लियस और इस वैलेंस सेल के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही ज्यादा क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट। अब अगर बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम हो पाएगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, एनर्जी, अब जितने ज्यादा शिल्डिंग होगा, शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा किस किस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस वजह से क्या होगा, अब अट्रैक्शन ही कम होगा तो अट्रैक्शन से एनर्जी भी कम रिलीज होगी, कम अट्रैक्शन से, इस वजह से लेस वैल्यू क्या होगी, E की होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शिल्डिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस और इनकमिंग वैलेंस सेल पे जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होगी। थर्ड जो अगला जो फैक्टर है वो क्या है, कॉन्फिगरेशनल फैक्टर। ये जैसा कि वहां पर भी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था जब हम कंपैरिजन कर रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी का, ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, कॉन्फिगरेशनल फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ द ग्रुप ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग मोर स्टेबल फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। तो कुछ हमारे पास ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 6 था, ठीक है, उसके बाद फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन था, ग्रुप नंबर 15 पे हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन था नाइट्रोजन फैमिली में। तो इस वजह से क्या है, उनके पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड क्या होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। इस वजह से वो क्या चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। माना हमारे पास, जैसे माना नाइट्रोजन ही था, P3 कॉन्फिगरेशन था, तो इस पे क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्यों लेना चाहेगा कि वो P4 में कन्वर्ट हो जाए, वो नहीं चाहेगा कि किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये P4 में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा, क्योंकि ये P3 क्या है, ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन है और P4 लेस स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। इस वजह से क्या चाहेगा, ये जो फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होते हैं एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के पास, वो नहीं चाहते अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट होना बाय एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही चीज लिख रखा है कि अगर माना 2s2 फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। या फिर 2p3 जो है हमारे पास स्टेबल कॉन्फिगरेशन है जैसे नाइट्रोजन में, तो 2p4 अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहेगा। इस वजह से क्या होगा, अगर हम इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देकर के कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें या तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट चीज है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये तो लिख लिया है कि हमें कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट पे ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर के वो अनस्टेबल कॉन्फिगरेशन में कन्वर्ट नहीं होना चाहते। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर इसके आगे हम लिखेंगे हेंस दीज ग्रुप एलिमेंट्स having either positive or zero value of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, लेकिन कुछ ग्रुप के लिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट जिनके पास फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, जो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, तो उनके लिए पॉजिटिव होगी या फिर क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करना नहीं चाह रहे। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट करते तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती तो एनर्जी रिलीज होती, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आती, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो या तो फिर बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर 0 वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जैसे अगर हम बात करें सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की, ठीक है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की, यानी कि जो हमारे पास बेरिलियम मैग्नीशियम आता है। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो होता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होते हैं, इनके लिए जो E की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आर्यन। ठीक है, इन सभी के लिए क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, NH2 कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि क्या होता है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
ठीक है। इस वजह से ये क्या चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि इसमें कन्वर्ट हो जाए NH2NP1 में, ठीक है, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि EA1, ठीक है। इस वजह से इनके लिए क्या होती है, EA की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इनके लिए या तो 0 होगी या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ऐसे सिमिलरली ये तो ग्रुप सेकंड की बात होगी जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2 था। ऐसे अगर हम बात करें 15 ग्रुप की, ठीक है, 15 ग्रुप की, ये भी इनके लिए ये की वैल्यू क्या होती है, इनके लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो तो या तो वेरी लो होती है, वेरी लो होती है, या फिर इनके लिए भी क्या होती है, 0 होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। तो यहाँ पर भी सिमिलर रीजन होगा, NH2NP3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। ये भी नहीं चाहेंगे, ये वाला अनस्टेबल है, ठीक है, ये भी नहीं चाहेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट करे, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाए, NH2NP4, जबकि ये इनके पास क्या था, ये हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल है। तो इस वजह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करवाना होगा NP3 कॉन्फ़िगरेशन में, तो क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ पर से बहुत कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी, या क्या आएगी, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है, ठीक है। ऐसे सिमिलरली जो हमारे पास, एक तो हमारे पास सेकंड ग्रुप ध्यान रखना है, ठीक है, सेकंड ग्रुप ध्यान रखना है, एक हमारे पास 15th ग्रुप ध्यान रखना है, और जो 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होते हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट होते हैं, 18th ग्रुप एलिमेंट। 18th ग्रुप एलिमेंट के अंदर कौन आता है, 15th ग्रुप में कौन आएंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इन सब के लिए क्या होगी, EA की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और सिमिलरली 18th ग्रुप यानी कि इनर्ट गैसेस जो होती है हमारे पास, इनके पास भी क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि NH2NP6, ठीक है। तो इस वजह से ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो इनके लिए EA की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो 3 जगह पे याद रखना हमको, एक सेकंड ग्रुप है S और P ब्लॉक एलिमेंट के केस में, एक सेकंड ग्रुप है, एक 15th ग्रुप है, एक 18th ग्रुप है। इनके लिए या तो 0 होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, या क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अदर जगह पे क्या होगी, अदर जगह पे नॉर्मली नेगेटिव होती है। इसलिए हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमने लिखा था कि मोस्टली नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। तो इस वजह से कहीं कहीं पर पॉजिटिव और 0 वैल्यू भी आती है जब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर काम करता है, यानी कि जहां पर हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव या फिर 0 आती है, ठीक है। तो ये इतनी बातें होगी। अब हम एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं उसको। जैसे अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतना ही देखें तो क्या होगा, अगर हम ग्रुप 17 की बात कर लें, ग्रुप 17 की बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, अगर टॉप टू बॉटम यहाँ पर मूव करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेज, ठीक है। न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, डिक्रीजेज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। और जैसा कि हमको नॉर्मली लग भी रहा है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, ठीक है। इस वजह से ये क्या करेगा, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर कर लेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा। अब जबकि आयोडीन के केस में क्या होगा, काफी बड़ा साइज होगा, तो इसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि इसका वैलेंस शेल काफी दूर है, तो यहाँ पर कम एनर्जी रिलीज होगी। तो इस आयोडीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए और फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन ऑर्डर इस हिसाब से नहीं आता, ठीक है, जैसा हमने बना रखा है वैसा ऑर्डर नहीं आता है। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या आता है, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है क्लोरीन की, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम
आयोडीन की। ठीक है, ये क्या है, एक करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर किस केस में होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, किसमें, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में बात कर ले, ऑक्सीजन, सल्फर, Fe और पोलोनियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ये भी क्या है, एक रॉन्ग ऑर्डर होता है। ठीक है, इसमें क्या सही ऑर्डर आता है, करेक्ट ऑर्डर क्या आता है, करेक्ट ऑर्डर आता है सल्फर की ज्यादा होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम सेलेनियम की, टेलोरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले के जो दो एलिमेंट है उनमें कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है। ठीक है, हमें नॉर्मली क्या लगता है कि फ्लोरीन या ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है अपने ग्रुप में, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्ट कर लेगा, और अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी। लेकिन है किसका ज्यादा, क्लोरीन का। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन से ज्यादा किसका, सल्फर का। अब इसके पीछे क्या कारण है कि क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन के कंपेयर में। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाले ऑर्डर क्यों आ रहे हैं, ये ऑर्डर सही क्यों आ रहा है, ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला ऑर्डर क्यों आ रहा है। ठीक है, नहीं तो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा आएगा नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर से पुट किया जाता है, तो इसका कारण देख लेते हैं हम कि वाई, यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वाई ई ए वैल्यू ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, और तो पहले यही लिख लेते हैं। ठीक है, इन 17 ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या है, क्यों आखिर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो ज्यादा है फ्लोरीन के कंपेयर, मतलब क्लोरीन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इन कंपेयर टू फ्लोरीन के। ठीक है, इसका कारण होता है, इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि उसके जो वैलेंस सेल है ना वो बहुत ही छोटा सा है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। मतलब अब ये माना हमारे पास, यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बनाता हूं, ये माना हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है, ये माना हमारे पास फ्लोरीन है, माना ये इसका वैलेंस सेल है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरीन है, ये इसका वैलेंस सेल है, इसका साइज जो बड़ा होगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन के। अब ये माना इसका वैलेंस सेल है, इसके वैलेंस सेल पे क्या होगा, पहले ही ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 और 2p5, और क्लोरीन का वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3s2 3p5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे पहले से ही, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही होंगे। ठीक है, और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल है वो छोटा होगा। ठीक है, वहां पर जगह कम है इन कंपेयर टू, अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्योंकि इसका 3p ऑर्बिटल है, तो 3p ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल है, तो वो क्या होगा, इनका साइज काफी बड़ा होगा। ठीक है, बड़े साइज के ऑर्बिटल होंगे तो वहां पर स्पेस ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए क्या होगा, यहाँ पर रिपल्सन कम होगा। ठीक है, लेस रिपल्सन होगा, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में लेस रिपल्सन होगा। इस वजह से क्या होगा, यहां पर आसानी से इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, तो इसका मतलब लेस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर इन द वैलेंस सेल। इस वजह से मोर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर E-A वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हालांकि ये फ्लोरीन छोटा साइज का है, ये इलेक्ट्रॉन भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा, काफी हाई होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो है यहाँ पर वेरी हाई है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स आना नहीं चाहेगा वैलेंस शेल पर, ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर रीजन किसके लिए होता है, सल्फर की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, ये सिमिलर रीजन होता है। कि फ्लोरीन का साइज, यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि इसके जो वैलेंस है वो बहुत छोटा है। इस वजह से यहाँ पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जा रही है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लग जाते हैं, इसलिए ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में नहीं आना चाहता है। जबकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेस है, कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होंगे नहीं, इसका साइज थोड़ा सा फ्लोरीन के कंपेयर में बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू फ्लोरीन के, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम ग्रुप 16 में बात करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन के, ठीक है। बाकी नॉर्मल ऑर्डर रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्लोरीन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का साइज भी बहुत बड़ा नहीं है और इनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपेयर टू फ्लोरीन के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो 17 ग्रुप में अगर ऑर्डर आएगा तो क्या है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की भी, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा, ठीक। और सिमिलर टाइप से ऑर्डर किस में रहेगा, मैंने जैसा ऑक्सीजन वाले फैमिली में ऑर्डर बताया था वहां पर क्या होगा, अगर मैं बात करूं 16th ग्रुप में तो 16th ग्रुप में क्या हो जाएगा, सल्फर की ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम की। ऐसे ही अगर कार्बन फैमिली में बात करेंगे तो सल्फर की ज्यादा होगी कार्बन से, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन के कंपेयर में। कार्बन फैमिली में सेकंड नंबर पे सिलिकॉन आएगा तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी कार्बन के कंपेयर में, बाकी नॉर्मल ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ये हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर ली है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना ही होता है, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ये लगभग जितना पोर्शन कवर करने वाला होता है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है एक तो ये वाला कि सेकंड जो एलिमेंट होता है अपने ग्रुप में उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। और एक कॉन्फिगरेशनल फैक्टर ध्यान रखना है। कॉन्फिगरेशनल फैक्टर जो होते हैं उनके लिए, जैसे सेकंड ग्रुप है एस ब्लॉक वाला, या फिर हमारा 15th ग्रुप है पी ब्लॉक के अंदर, या फिर 18th ग्रुप है, उन सभी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अब लास्ट टॉपिक बच गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।